हेलो दोस्तों, मस्ती की पाठशाला में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम G77 क्या है, विकासशील देशों के लिए इसके महत्व, उद्देश्य एवं कार्यों के बारे में जानेंगे। G77 विकासशील देशों का एक समूह है जिसमें एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप के देशों के अलावा कैरिबियन कंट्रीज शामिल हैं। 1964 में जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट बुलाई जाती है। इस कॉन्फ्रेंस के फर्स्ट सेशन के एंड में 77 डेवलपिंग कंट्रीज एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन देती हैं, अर्थात 77 विकासशील देश अपना एक संयुक्त घोषणा जारी करते हैं और इस घोषणा में वे स्वयं को एक ग्रुप के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह 15 जून 1964 को ग्रुप 77 समूह की स्थापना होती है। ग्रुप 77 का मुख्य उद्देश्य सामूहिक आर्थिक हितों को प्राप्त करना था। इस समूह से जुड़े हुए 77 कंट्रीज का उद्देश्य था कि वे अपने सामूहिक हितों को समझें, उनकी रक्षा करें और भविष्य में आर्थिक विकास कैसे किया जा सकता है उसके लिए एकजुट होकर काम करें। और साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर विकसित देश जो अधिक शक्तिशाली होने के कारण अधिक प्रभावशाली भी थे, उनके विरुद्ध एकजुट होकर अपने आर्थिक हितों को प्राप्त करने के लिए समझौता वार्ता अर्थात नेगोशिएशन कर सकें। G77 संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर सबसे बड़ा समूह है विकासशील देशों का, इसीलिए इसे द वॉइस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। ग्रुप 77 का पहली बैठक 1967 में अल्जीरिया की राजधानी अल्जायर्स में बुलाई गई थी। इस बैठक में इसके चार्टर को अंतिम रूप में स्वीकार किया जाता है। चार्टर से अभिप्राय इस समूह का संविधान अथवा नियमावली से है और साथ ही इसके स्थायी संस्थागत ढांचे का निर्माण किया जाता है। इस समय ग्रुप 77 के विश्व के 6 प्रमुख देशों में चैप्टर्स हैं अर्थात कार्यालय हैं। जिनेवा, नैरोबी, पेरिस, रोम, वियना तथा वाशिंगटन डीसी में इसके इस समय कार्यालय हैं। वाशिंगटन डीसी का इसका कार्यालय ग्रुप 24 से संबंधित है। ग्रुप 24 जिसकी स्थापना 1971 में की गई थी, यह ग्रुप 77 का ही एक छोटा भाग अथवा अंश है। ग्रुप 24 में ग्रुप 77 के 23 देश सदस्य हैं और साथ में मैक्सिको जो कि ग्रुप 77 का किसी समय सदस्य हुआ करता था लेकिन अब नहीं है, वह भी ग्रुप 24 का सदस्य इस समय है। यह ग्रुप 24 IMF और वर्ल्ड बैंक में ग्रुप 77 के जो आर्थिक हित हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है, उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रयास करता है। दोस्तों, ग्रुप 77 के इस समय पूरी दुनिया में 134 देश सदस्य हैं। चाइना उन 134 देशों में से एक है, क्योंकि चाइना ग्रुप 77 को पॉलिटिकल और फाइनेंशियल एड देता है। लेकिन इसके बावजूद चाइना स्वयं को ग्रुप 77 का सदस्य नहीं मानता। इसके पीछे चाइना के अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट और महत्वाकांक्षाएं हैं। दरअसल चीन स्वयं को एक वर्ल्ड पावर के रूप में आगे बढ़ाना चाहता है और वह नहीं चाहता कि उसे एक विकासशील देश माना जाए। वह खुद को शक्तिशाली और समृद्ध दिखाने हेतु स्वयं को ग्रुप 77 का सदस्य नहीं मानता। इसीलिए जब भी ग्रुप 77 की कोई घोषणा की जाती है तो वह ग्रुप 77
एंड चाइना के नाम से की जाती है। दोस्तों, ग्रुप 77 की अध्यक्षता भारत को सर्वप्रथम 1970 और 71 में मिली थी। ग्रुप 77 की अध्यक्षता इसके सदस्य देशों को 1 वर्ष के लिए मिलती है। सदस्यता मिलने के लिए हर महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जिसको आप साउथ अमेरिका भी कहते हैं, तथा कैरिबियन कंट्रीज को रोटेशन पद्धति के आधार पर हर 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना जाता है। उदाहरण के तौर पर 2016 में एशिया महाद्वीप के थाईलैंड को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। 2017 में साउथ अमेरिका के इक्वेडोर को, 2018 में अफ्रीका के मिस्र को और 2019 में एशिया के फिलिस्तीन को इसकी अध्यक्षता मिली थी। सन 2020 के लिए लैटिन अमेरिकी देश, जिसको आप साउथ अमेरिकी देश भी कह सकते हैं, गुयाना को इसकी अध्यक्षता प्राप्त हुई है। दोस्तों, G77 के इस समय टोटल मेंबर्स 134 हैं। इनमें से ये जो ग्रे कलर में कंट्रीज वर्ल्ड मैप में नजर आ रही हैं, ये इसकी सदस्य नहीं हैं। इनमें प्रमुख नाम USA, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, उसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, जापान, रूस आदि प्रमुख हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलिया भी इसका एक सदस्य नहीं है। दोस्तों, ये जो ग्रीन कलर में, डार्क ग्रीन कलर में आपको कंट्रीज नजर आ रही हैं, ये चाहे एशिया महाद्वीप की हों, चाहे अफ्रीका महाद्वीप की हों या फिर लैटिन अमेरिका महाद्वीप की, ये सारी की सारी डार्क ग्रीन कलर वाली कंट्रीज जब ग्रुप 77 बना था उस समय से ही इसके साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा ये जो ग्रीन कलर में कंट्रीज नजर आ रही हैं, जैसे चाइना, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी हिस्से के देश और लैटिन अमेरिका के ये देश, ये बाद में ग्रुप 77 के सदस्य बनते हैं। साथ ही मैक्सिको, पूर्व यूगोस्लाविया, रोमानिया, दक्षिण कोरिया तथा न्यूजीलैंड कुछ एक ऐसे देश हैं जो ग्रुप 77 को बाद में छोड़ देते हैं। दोस्तों, ग्रुप 77 के निर्माण के क्या कारण थे, इनको समझ लेते हैं। इसका निर्माण का प्रथम और अति महत्वपूर्ण कारण था विश्व का असंतुलित आर्थिक विकास, और दूसरा कारण था व्यापारिक नियमों का विकसित देशों के प्रति झुकाव। दोस्तों, इस वर्ल्ड मैप में आप देशों को 2 रंगों में रंगा हुआ देख सकते हैं। इस वर्ल्ड मैप में नीले रंग में रंगे देश वे देश हैं जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाएं हर नागरिक को प्राप्त हैं। ये विकसित देश कहलाते हैं, जबकि लाल रंग में रंगे हुए देश पिछड़े, गरीब और विकासशील देश हैं। इन लाल रंग में रंगे हुए देशों के लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध नहीं है, और कुछ देश तो ऐसे भी हैं जिन देशों के नागरिकों के पास 2 वक्त तक की रोटी भी उपलब्ध नहीं है। ये जो नीले रंग वाले देश हैं, चूंकि यह भूमध्य रेखा के लगभग ऊपर स्थित हैं, उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं, इसलिए इन्हें उत्तर के देश माना जाता है, जबकि लाल रंग के देश नीचे के देश हैं, इसलिए इन्हें दक्षिणी गोलार्ध अथवा दक्षिण के देश माना जाता है। विश्व के इस असंतुलित विकास के बहुत सारे कारण हैं, जिन कारणों की चर्चा हम बाद में किसी अन्य क्लास में करेंगे। लेकिन इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इस समय विश्व का जो आर्थिक ढांचा है, विश्व की जो आर्थिक व्यवस्था है, वह अत्यंत असंतुलित है। कुछ देश अत्यंत अमीर हैं, जबकि कुछ देश अत्यंत गरीब हैं। ऐसे में ये जो अत्यंत गरीब देश हैं, यह आपस में एक समूह बनाकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ने हेतु ग्रुप 77 का निर्माण करते हैं। साथ ही दूसरा बड़ा कारण था व्यापारिक नियमों का विकसित देशों के प्रति झुका हुआ होना।
साथियों, मैंने पिछले अपनी वीडियो में आपको गैट की व्यवस्था के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि 1947 में बने गैट के द्वारा विश्व व्यापार के प्रसार के लिए नियमों का निर्माण किया जा रहा था और विश्व व्यापार को नियमित तथा नियंत्रित किया जा रहा था। लेकिन गैट की यह व्यवस्था भी अमीर देशों के प्रति ही झुकी हुई थी, क्योंकि गैट सिर्फ औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन, उनके व्यापार को सरल बनाने के लिए सीमा शुल्क में कमियां आदि की ही व्यवस्था करता था। अर्थात औद्योगिक वस्तुओं के व्यापार के प्रसार के लिए ही गैट काम कर रहा था, जबकि कृषि और कपड़ा उद्योग को गैट की व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि औद्योगिक उत्पादन केवल अमीर पूंजीपति देश ही कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास उन्नत तकनीक होती है, बड़े बड़े उद्योग होते हैं, मशीनरी होती है, जबकि गरीब पिछड़े देशों के पास उन्नत तकनीक, उद्योग, मशीन आदि न होने के कारण उनका आर्थिक विकास पूरी तरह से कृषि के ऊपर निर्भर रहता है। तो इस तरह इस एक एग्जाम्पल के द्वारा हम यह समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार के प्रसार के लिए कानून बन रहे थे, नियम बन रहे थे, उन नियमों से लाभ पूरी तरह से विकसित राष्ट्रों को ही मिल रहा था, जबकि गरीब विकासशील देश इन लाभों से पूरी तरह से वंचित थे। इन दो प्रमुख कारणों के कारण विकासशील देश G77 के रूप में संगठित होने के लिए प्रेरित हुए। अब बात करते हैं G77 के उद्देश्य एवं कार्यों की। दोस्तों, G77 का सबसे प्रमुख उद्देश्य अपने आर्थिक हितों को स्पष्ट करना था। आर्थिक हितों को स्पष्ट करना से तात्पर्य जितने भी देश G77 से जुड़े हुए हैं वे आपस में अपने आर्थिक हितों को जानेंगे कि उनके आर्थिक हित किन नीतियों में निहित हैं, और साथ ही जो भी उनके आर्थिक हित हैं उन्हें वे संयुक्त राष्ट्र संघ में व्यक्त कर पाएं, बिना किसी डर, बिना किसी दबाव और तनाव के। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रभावशाली, शक्तिशाली राष्ट्रों के विरुद्ध एकजुट होकर आवाज उठाने के लिए G77 की रचना की गई थी। अतः यही इसका उद्देश्य और कार्य भी है। और साथ ही G77 का एक प्रमुख कार्य दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ाना है। मैंने आपको वर्ल्ड मैप में दिखाया कि उत्तर के देश विकसित देश हैं, जबकि दक्षिण गोलार्ध के जो देश हैं वह विकासशील गरीब देश हैं। अगर ये गरीब देश अपने संसाधनों, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्तर के देशों पर निर्भर रहते हैं, तो ऐसे में यह देश किसी न किसी रूप में नव उपनिवेशवाद का शिकार हो जाते हैं। अतः नव उपनिवेशवाद का शिकार होने से बचने, अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए ये देश दक्षिण दक्षिण संवाद का समर्थन करते हैं। अर्थात दक्षिण के देश दक्षिण के देशों के साथ सहयोग को बढ़ाएंगे और एक दूसरे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। दोस्तों, अब आप कमेंट बॉक्स में मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। नंबर 1, G77 का गठन कब हुआ था? नंबर 2, वर्तमान में कितने देश इसके सदस्य हैं? तीसरा प्रश्न है, भारत ने प्रथम बार कब इसकी अध्यक्षता की थी? और नंबर 4, 2020 में किस देश को इसकी अध्यक्षता मिली है? अगर आपको मेरी ये वीडियो सही लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खूब पढ़ें, आगे बढ़ें।